दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, रिवीजन पर्पस से पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पर घटनाचक और लुसेंट से जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन किया गया है। ये रिवीजन पर्पस से है। आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अधिनियम आए हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक दो चीज़ें कुछ लिंक करने के लिए कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट भी थोड़ा साथ में बता देंगे ताकि आपको उससे याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले जहाँ पर आया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। 1773 माने से पहले की अगर बैकग्राउंड क्या था, 1757 प्लासी युद्ध हुआ, वो जीते। देन उसके बाद 1764 बक्सर युद्ध। 1764 बक्सर युद्ध के बाद क्या है कि इनको जो है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब एरिया जब उनके अंडर में आया था तो अब यहाँ से धुआंधार लूट की कमाई कर रहे थे। जब वो लूट की जबरदस्त कमाई करने वाले थे, ये क्या थे, ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी थे जो यहाँ पर जबरदस्त पैसा कमा रहे थे और बदले में वहाँ पर क्या है, जहाँ पर इनका मेन जो है जो महारानी थी, क्राउन था, उनको वहाँ प्लस वहाँ के संसद के लोग, वहाँ के धनाढ़ लोग वो देख के जलते थे, यार यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी धन कमा रही थी, साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉय जो कर्मचारी थे वो अनधिकृत रूप से खूब जमी कमा रहे थे। तो अब इस कमाई को रोकने के लिए, इस पर रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, जिसका पर्पस सिर्फ क्या था कि कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला कदम क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी वो काम कर रही है, यानी राजस्व का है, कर का है, नागरिकों से रिलेटेड का है, सैन्य से रिलेटेड कुछ भी जो भी कार्य कर रही है, इन सब की जानकारी उसको देना अनिवार्य हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको ये सारी सूचना दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, तो बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के सदस्य जिनके शेयर लगे हुए हैं, जो उसके भागीदार हैं, तो वो सब चुनते थे अपनी कंपनी के डायरेक्टर को कि भैया तुम लोग मिलकर पैसा कमा के हमें दो। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पर, बोर्ड, जैसे हम बोलते हैं बीसीसीआई, तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या करते थे, ये सारी चीजें सरकार को ये सारी सूचना देते थे, उनके अंडर में थे। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट। इससे रिलेटेड दो चीजें आप देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी में आपका था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनके अधीन कर दिया गया, ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट था 73 का, स्थापना हुई 74 में, एलियाम पे सर्वप्रथम पे बने हुए थे। ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पर जो चीज आप देखनी, गवर्नर वाला फंडा कि बंगाल गवर्नर को ही गवर्नर ऑफ बंगाल घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारी जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देना अनिवार्य कर दिया गया। ये नियंत्रण का पहला प्रयास हो गया 1773 में रेगुलेट करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। क्यों आया, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के अधीन जो अमेरिका था, अमेरिका में क्रांति हुई, वहां पर उन्होंने अपोज कर दिया इसका। ठीक है, अब जब देखा कि अमेरिका हाथ से निकल गया तो उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि जितना भी एरिया ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी भेजी गई कंपनियां वो कमा रही हैं, जो जिस एरिया में कहीं ऐसा ना वो लोग अपना देश बना ले जैसे अमेरिका, तो उन्होंने क्या किया कि इसको और सॉलिड करो इस रूल रेगुलेशन को, तो वो लेकर आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत को जो है ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र कब कहा गया, 1784 में। क्यों, पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अमेरिका वाली गलती अब नहीं करना, जहां जहां पर अपना नियंत्रण है, अपनी कंपनी, अपने देश के द्वारा भेजी गई कंपनियों का नियंत्रण है, उसको बोलो कि हमारा एरिया है। तो पहली बार भारतीय क्षेत्र कब कहा गया, ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र कब कहा गया, 1784 में। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद था। द्वैध शासन वाला कॉन्सेप्ट आया, यानी यहाँ पर क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो जो था वो सारा राजनीतिक फैसला बोलेंगे, और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो लोग कहते हैं तुम लोग क्या बस व्यापारी मामला देखो, बाकी राजनीतिक मामला कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि किसके द्वारा चलाया जा रहा था, सरकार के नियंत्रण के द्वारा था। पिट्स इंडिया के बाद आप देखिए आ रहा है 1813। 1813 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी इंपॉर्टेंट किस तरह से हम देखेंगे। 1750 में क्या हुआ, नियर अबाउट बोलते हैं कि 1750 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे कौन था, इंग्लैंड ही था। औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे था, उन्होंने धुआंधार तरीके से वहां पर इनोवेशन हुए, लोगों ने इनोवेशन में नई नई मशीनें आई, लोगों को कमाया, ठीक है, उनका व्यापार बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़े, धीरे 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 करके 50-60 साल में सेचुरेशन आने लगा। अब उन्हें अपना माल बेचना है, जैसे चाइना का माल यहाँ, चाइनीज माल इंडिया को भरा पड़ा है मार्केट में, वैसे ही उनको अपना माल बेचना है, लेकिन बाजार खत्म हो रहा है। अब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का बाहर के देश विदेश में कहाँ कहाँ उनका शासन चल रहा है, जहाँ जहाँ वो अपना बाजार बना सकते हैं। इस डायरेक्शन के लिए, इस तरह के कार्य के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में मार्केट ओपन करने की मांग की, और फाइनली वहां की सरकार ने बोला ठीक है कि क्या तेरा क्या मेरा,
1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी पहले सिर्फ एक कंपनी थी जो भारत में आके अपना सामान बनाए बेचे कुछ भी करे सब कुछ उसी का था। लेकिन जो यूके में रह रहे थे, जो इंग्लैंड में लोग रह रहे थे, वहां क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा लोकतंत्र वहीं पे बोलते हैं, तो वहां पर ये हुआ कि वो लोग अपना सामान बनाना बेचना वो फ्री थे, लेकिन यहाँ वो आ नहीं सकते थे। तो यहाँ पर आने के लिए मार्केट को ओपन करना था। मार्केट को ओपन करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को आप क्या करेंगे? कट करेंगे, समाप्त किया। तो यहाँ पर क्या है? व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कब हुई? 1813। क्या तेरा क्या मेरा, ठीक, सब लोग के लिए बाजार खुला। तो इस तरह आप याद रखो, व्यापारिक एकाधिकार। क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कब हुई? 1813। पूर्णतः कब समाप्त हुआ? तो जो 20 साल बाद 1837। तो यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। चाय का व्यापार चीन और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यह वाला जो व्यापार था इसको इन्होंने एक्सेप्शन किया था, इसमें उनका नियंत्रण बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1813 में चीज और आप देखिए, शिक्षा पर 1 लाख का बजट था। पादरियों को यहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए छूट मिली। अगर इन दोनों पॉइंट को भी याद रखना हो तो आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या तेरा क्या मेरा बाजार से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया, पादरियों का जो है प्रचार किया। यानी कहीं न कहीं उनका फोकस ये था कि वो हमारे कल्चर से प्रभावित हों, जब हमारे कल्चर से प्रभावित होंगे तभी तो उस तरह के वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट अपने बाजार के लिए इन्होंने जो नीतियों में जो बदलाव आया, अगर आप ध्यान देखेंगे इस तरह याद रखिए, उनकी नीतियों का बदलाव उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से किया हमेशा। तो ये चीज आपने देख लिया, बाजार क्यों छीना गया? 18 क्या तेरा क्या मेरा वाला फंडा से बाजार ओपन किया। पहले तो थोड़ा सा कंडीशन छोड़ रही थी, चीन के साथ और साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ था, बस। बाकी शिक्षा पर जो खर्च करने का बजट बना, हालांकि खर्च नहीं किया गया था, ये बोला जाता है कि खर्च नहीं किया गया था, लेकिन बना था। इसके पीछे एक लॉजिक वही था। देन पादरियों को उन्होंने फ्रीडम से पहले नहीं थी प्रचार के लिए, तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब उनको अनुमति मिली या पहली बार कब वो प्रचार करना है? तो पादरियों को अनुमति मिली 1813 में। 1813 के बाद आई 33 में। ये कहीं न कहीं आपके बाजार में अपने सामान को बांटने का एक्सटेंशन था। 1837 में 2 चीज याद करिएगा, LWB लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, RRR राजा राम मोहन राय। आप इस तरह से याद करिए कि इन लोगों का मेन फोकस क्या था? राजा राम का था कि सबसे ज्यादा समाज सुधार हो, लोगों के जीवन बहुत अच्छा हो, सामाजिक कुरीतियां दूर हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनका भी ये फंडा था कि अगर लोगों को आप बोलोगे तुम्हारी संस्कृति में ही कुछ कमियां हैं, ये तो बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, तो तुम लोग हमारी तरफ बदलो, शर्ट पैंट जीन्स जैकेट जूता सब पहनो। तो ये क्या हो गया? हमारे कल्चर को अपनाओ और हमारे व्यापार को बढ़ाओ। तो दोनों अपनी जगह सही थे। RRR राजा राम मोहन राय, उनका फंडा क्या था? भाई स्त्रियों की दशा सुधारना हुआ, एजुकेशन की बात हुई, नए शोध की तरफ बात कर रहे हैं, सभी भाषाओं को जो है पढ़ना, एक दूसरे प्रसार की बात कर रहे हैं। तो उनका जो मकसद था वो गलत नहीं था, वो अपने मकसद कर रहे थे। तो यहाँ क्या था? ध्यान देखिए, तो 1833 को आप इसका एक्सटेंशन मानिए। एक चीज और देखिए, ये क्या तेरा क्या मेरा है, यहाँ पर 33, 1833, 3 इसको आप बराबरी के टर्म में जोड़िए। समाज सुधार हुआ, ठीक है, समाज सुधार से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे तो 1830, 32, 28, 30, 32, 33 इसी जोन में हुआ। तो सबसे ज्यादा समाज सुधार इसी जोन में हुआ ताकि व्यापार को और बढ़ावा मिले। तो जितनी सामाजिक सुधार कुरीतियां दूर करने वाली भी इवेंट्स आपको इसी जोन में मिल रहे हैं। अब जैसे कुछ पॉइंट फटाफट में बताता चल रहा हूँ। जैसे व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, जो चाय चीनी वाला फंडा था वो भी खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं, जो यूके इंग्लैंड कोई भी आए, वहां से कोई भी आदमी कोई भी कंपनी आए, कुछ भी बनाए बेचे, सारा फ्री था सब कुछ। कंपनी का कार्य, अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो एक कंपनी थी जो खुद शासन कर रही थी, फिर उन्होंने पर करते रहे। अब क्या है? शासन तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, लेकिन अब उनके हाथ में मेन कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। यानी अंतिम फैसले सारी चीजें किसके हाथ में? कंपनी जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में। कंपनी केवल शासन कर रही है उनकी तरफ से, ठीक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही बना दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो है अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो 18 सबसे अच्छी बैटिंग जिसने किया उसी को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया सबसे अच्छा तो नहीं खेले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन है। बम्बई और मद्रास की विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, तो 1773 से लेकर 1833 में आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी पूरी कंट्रोलिंग पावर को एक तरफ से केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई। केंद्रीकृत करते करते 1833 में पूरा केंद्रीकरण ही हो गया और विधायिका शक्ति भी क्या किया गया? मद्रास और मुंबई गवर्नर से छीन लिया गया। कई बार एग्जाम में पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब कुछ कुछ जो सुधार वाली चीजें अगर उसकी तरफ देखें तो गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल है बनाया गया, उनकी परिषद, उसमें विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि आयोग की गठन किया गया। मेघालय की समिति 1833 है, समिति 1934,
कोरिलेट करके आप करिए कि 1813 1833 के अधिनियम, तो 1833 का अधिनियम सुधार कर रहा है, तो 1834 में मैकाले की समिति थी विधि आयोग से रिलेटेड भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। ये मैंने जो पॉइंट लिखे, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया में अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण है, प्रथम विधि आयोग जो है अंग्रेजों में कब बनाया गया, तो देन ये इस अधिनियम के तहत आ रहा है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, अंग्रेजों से महारानी की तरफ से आदेश आ गया कि रंग भेद, लिंग, जात, किसी भी चीज पे आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा 1833 में, उन्मूलन यानी पूर्णतः समाप्ति कब हुई, 1843 में, 10 साल बाद मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, जॉब के लिए कोई भेदभाव नहीं। सिविल सर्विसेज एग्जाम, रिटर्न एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या ये आ सकते हैं, क्या ये ओपन है, तो वहां पे भी हाँ, यानी किसी भी तरह के जॉब जो है जॉब के लिए हर चीज ओपन कर दी गई। तो अगर आप ध्यान देखिए तो ये एक तरफ से क्या ना सुधार वाले जो फंडा चल रहा है कि उन्होंने बोला नहीं हम उदारवादी हैं, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना, भाई सब लोग आओ, ये सब क्या रंग भेद, कोई रंग भेद नहीं है, सब आ जाओ, आराम से आओ, जॉब करो। तो ये क्या इन्होंने, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है और जो है बोलते हैं थ्योरेटिकली क्या हो रहा है, यानी आइडियली हम कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि सब कुछ हम ये नीति लाएंगे तो ये होगा, तो नीति तो अच्छी होती है, ग्राउंड पे तो होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नीति की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला नहीं हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है 1861 में भारतीयों को कानून बनाने की भागीदारी में शुरुआत की गई, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रशासन में भागीदारी। तो अब अगर कोई पर्सन है जिसको भेदभाव आपने नहीं किया और वो जॉब कर सकता है, तो प्रशासन में कोई छोटी सी नौकरी कर रहा है तो उसकी भागीदारी स्टार्ट हो गई। तो भागीदारी की शुरुआत प्रशासन में, एक अलग क्वेश्चन हो गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी, ये 1861 वाला है। तो 1833 में भारतीय प्रशासन में किसी भी तरीके से भारतीयों की एंट्री की शुरुआत हो गई, तो यहाँ पर हो गया 1833 वाला आपका। इधर आते हैं दिन 1853 में, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही 3 पॉइंट हैं कि उन्होंने जो है बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई हम तुम्हें कभी भी तुमसे शासन खींच सकते हैं, ठीक है। देन सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता जो है जो सिलेक्शन होगा वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू होगा। इसके पहले कैसे होता था, भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नमेंट जो प्रशासन चलता था उसमें जो सिविल सर्वेंट होते थे वो ज्यादातर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनियों के शेयर धारकों द्वारा चुने गए निर्देशक, उनकी चॉइस के हिसाब से आगे पीछे सिलेक्शन होता था। लेकिन अब उनका प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी ये भी पूछा सकता है क्या कि जो निर्देशक मंडल होते हैं जिनका प्रभाव कब पूर्णतः समाप्त हो गया, सिविल सर्विसों के चुनाव में 1853 में। तो यानी ओपन इलेक्शन होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम जो है द्वारा सिलेक्शन होगा। समिति तो 1853 1854 मैकाले समिति, उधर कानून जो है आयोग वाला जो विधि आयोग वाला था 1833 अधिनियम 1834 में, यहाँ 1853 1854। देन एक चीज और थी आपका यहाँ पर कि 1853 पे ही जैसे पूछा रहा है क्या कि कार्यपालिका और विधायिका कब जो है अलग अलग मानी जा रही है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो लोग हैं वही एक तरफ से कानून बना रहे हैं, तो कानून बनाने वाले उनको सेपरेट बोला है कि यही विधायिका है और प्रशासिका अलग अलग, प्रशासन अलग हो गया और विधायिका यानी कानून बनाने वाले अलग हो गए। तो फर्स्ट टाइम कब से हुआ इस तरह का, 1853 क्वेश्चन आ सकता है। 1858, अब चूंकि यहाँ पर तो पॉलिटिकल रिलेटेड चीज चल रही है, 1857 की क्रांति भी 2-3 2 साल 2.5 साल में पूर्णतः उन्होंने पूरे तरह से कंट्रोल किया। 1858 में मिंटो पार्क में अनाउंसमेंट हुआ क्या कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन पूर्णतः लेकर के किसको सौंपा जा रहा है, क्राउन को, महारानी को। तो वहां पर बस आपको यही चीज है कि सीधा नियंत्रण किसको हो रहा है, क्राउन को, सीधा नियंत्रण। अब यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं, सीधा सीधा सरकार जो बोलेगी वही सब हो रहा है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब समाप्त, सीधे सीधे क्या है, भारत मंत्री बनाया जा रहा है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए उन्होंने एक सेक्रेटरी बना दिया। उसके अंडर में वायसराय है, दोनों की अपनी परिषद है। भारत मंत्री जो बनाए गए हैं उनके भी एक मंत्री, उनका भी एक परिषद जिसमें 15 मेंबर हैं। 8 मेंबर को वहां की सरकार चुनेगी, 7 मेंबरों को क्या वहां के उनके डायरेक्टर चुनेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितना भी मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रन कर रही थी, लोगों के पैसे लगे हुए थे, तो उनके निदेशक मंडल है तो उनके पावर को समाप्त कर दिया जा रहा है, लेकिन जो है परिषद के मेंबरों को चुनने वाली कुछ राइट्स उनको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, भारत सारा नियंत्रण क्या है, सब कुल मिला के क्राउन, मेन मालिक हो गया क्राउन, भारत मंत्री हैं उनकी परिषद है, वॉयसराय है उनकी परिषद है, वॉयसराय प्लस परिषद जो भी कार्य करेंगे किसके अंडर रहेंगे, भारत मंत्री के, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। देन 61, अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपकी 3-4 देखिए। 1860 में 1857 के आजादी के समय जो भी चल रहा था, तो 58 में तो बस एक तरफ से सत्ता ट्रांसफर हो गई बस। लेकिन भारतीयों ने, जैसे उस समय कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसका सपोर्ट किया, नहीं यार अच्छा है कि हमें ये उम्मीद थी कि जब ये क्राउन आएगा तो जैसे इंग्लैंड में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है सरकार में, वैसे हमें भी यहाँ रोल मिलेगा। तो वैसा रोल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ
मतलब ऊँट के मुंह में जीरा कुछ तो दे ही दो। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया 1861 में, तब 1858 में इतना केवल सत्ता ट्रांसफर हुआ। कानून जो पहला आया जिसको हम बोले कि हाँ भाई हमें कुछ दो, हमें कुछ दो, हम लोगों ने आपका सपोर्ट किया इनडायरेक्टली 1861 में। कानून बनाने की शक्ति में भागीदारी, तो यानी जैसे क्वेश्चन पूछा है कानून बनाने की शक्ति में भारतीयों में भागीदारी कब से स्टार्ट हुई? 1861 में। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति, जैसे भी राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति होती है वैसे क्या है वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई, जिसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब कब तक वो लागू माना जाता है? 6 माह तक। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, क्वेश्चन आता है कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हम क्या बोलेंगे 1861। देखो ब्रिटिश सरकार कब आई यहाँ पर? 1858 में आई भाई, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार आई 58 में। उस समय तो वो जीतने जातने और उसमें लगे हुए थे। 61 से एक मान चलो उन्होंने एक तरफ से रूल फॉलो करना शुरू किया। रूल फॉलो करना शुरू किया, सबसे पहले उनके मुंह में गिरा डाला कि भारतीयों कानून बनाने की भागीदारी में उन्होंने क्या किया, रोक दिया थोड़ा सा, तुम भी कुछ करो। देन पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आप बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्ट्री है, तो ये बोलेंगे विभाग जो है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली सिस्टम किया। परिषद का विस्तार किया इन्होंने। अब जैसे बोलते हैं भारतीयों में भागीदारी की, तो हम बोला भाई जो वायसराय हैं या फिर आपके सेक्रेटरी हैं, तो वायसराय की परिषद में थोड़ा सा सीट एक्सटेंड कर दो, उनको भागीदारी दे दो। ठीक है। अब साथ साथ 1861 में कुछ और पॉइंट भी थे, एक दो और, कि बम्बई और मद्रास को पुनः विधायिका अपने कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और प्रांतों के लिए विधान परिषद का गठन, जैसे होता है केंद्र वाला सब चला गया, प्रांतों में विधान परिषद का गठन की अनुमति दी गई 1861 में। 1892, 1861 के बाद सीधे 92 बीच में छोटे छोटे एक दो हैं, मतलब जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। 1892, ध्यान देखिए 1892, 1885 में जब आपका क्या हो रहा है, स्थापना हो गई है कांग्रेस की, पढ़े लिखे लोग और बवाल करने आ गए यार कि हमें तो कुछ राइट ही में, हमें तो कुछ अधिकार ही नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने बोला, अंग्रेज हमेशा क्या करते थे, बोलते ज्यादा उछल रहे चलो थोड़ा बर्गर दे दो, थोड़ा पिज्जा दे दो, तो कुछ ना कुछ छौंका मारते रहते थे कि मुंह इतना चिल्ला रहा है, कुछ तो मुंह में डाल दो तो थोड़ा सा कुछ देर में शांत हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया 1892 में क्या फंड आया, उन्होंने बोला थोड़ा सा इनका अधिकार दे दो, ये लोग बहुत बहुत बात करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार, यानी बजट पे भाई तुम भी आओ देखो क्या चल रहा है, तो पहले इन्हें कोई अधिकार नहीं था। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई बजट पर अपने विचार रख सकते हो। ठीक है। और सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन पूर्व की सूचना पर आप प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन ओवरऑल पे की फंडा था, हम उत्तर दें चाहे ना दें हमारी मर्जी, लेकिन उन्होंने इतना दे दिया कि हाँ चलो तुम कुछ पूछ सकते हो, वरना पहले था कि कुछ मत बोलना, तुम बस घुस जाओ वही बहुत है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति, कुल मिला के होता ना कि आप किसी का मनोनयन कर रहे हो, थोड़ा सा अधिकार दे दिया, तो इन्होंने हर चीज दिया किसमें, सीमित अर्थों में। बजट पर विचार रखने का अधिकार दिया सीमित अर्थों में। कब? 1885 जब कांग्रेस बनी। देन कांग्रेस बनने के बाद बवाला मचा, थोड़ा और हल्ला गुल्ला किया गया, तो थोड़ा सा उन्होंने छौका मार दिया कि ये लो 1892। 1909 और 1919 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन 1909, 1919, 1935, इस पे काफी क्वेश्चन लगातार आते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। 1919 कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो है 1909 का जो सुधार हुआ उस समय कौन जो है भारतीय सचिव थे और कौन आपका वो थे जो है वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो पहला नाम जो आएगा, होता है ना कि पहले आदमी बड़े आदमी का नाम लेते थे छोटे आदमी का, तो ये आपके भारतीय सचिव हैं। और मिंटो क्या वजह वायसराय, जैसे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड है, तो मॉन्टेग्यू क्या है आपके जो है सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है आपके वायसराय। ठीक। अब इसमें वन बाय वन देखते आते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब 1892 में उन्होंने बोला था चलो भाई तुम भी थोड़ा सा बैठ के बोल लो, मतलब विचार रख लो। अब उन्होंने कहा वो बजट पर बहस के लिए भी अनुमति मिल गई। ठीक है। किसी सार्वजनिक हित के मामले में उनको बिल लाने, पेश करने, मत देने तक अधिकार, यानी एक तरफ देखिए अधिकार बढ़ाया गया। क्यों, कब बढ़ाया गया? 1909 में। 1905 आपका बंगाल विभाजन, जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों का विरोध बढ़ता गया, तो अब वही चीज समझ गए कि अब जो आग बढ़ती जा रही है, इतना आसान नहीं है कि बस तुम छौंका जीरा ऊँट में जीरा डालते रहोगे, 2-4 और वो शांत रहेंगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखावा करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1909 का सुधार, इसको सुधार नाम बोलते हैं। 1909 का सुधार, 1919 का सुधार, ये सब सुधार है। सुधार मतलब वो सोचते हैं क्या पता तुम अब इतने बार्गेनिंग कर रहे हैं, इतने मान जाओ, मतलब हम शासन तो नहीं छोड़ने वाले, लेकिन तुम एक काम करो थोड़ा सा पावर ले लो, लेकिन रहो हमारे अंडर में ही। तो ये सारा जो कहने का सुधार है, इसको आप समझिए कि अंग्रेजों का दिखावा था, मतलब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किए गए आंदोलन की वजह से थोड़े थोड़े उन्होंने क्या छूट देना शुरू किया कि आप बस इतने मान जाओ, चलो थोड़ा सा और छूट ले लो, चलो थोड़ा सा और छूट ले लो, इस तरह से। तो यहाँ देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की बात थी। बजट पर बोलने, बहस, मतदान, सब सारे अधिकार इन्हें मिले। सार्वजनिक हित के मामलों में भी वो बिल लाने लगे। ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारतीय सचिव और वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की एंट्री। सचिव के परिषद में 2 सदस्य, भारत जो है वायसराय की परिषद में भी सदस्य है। एसपी सिन्हा पहले भारतीय हुए जो वायसराय की परिषद में एंट्री हुई। ये आपके एग्जाम में कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आता है। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई, जैसे आज के समय विधानसभाएं हैं वैसे समझिए। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन है, विश्वविद्यालय हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं,
तो इस तरह के जो समूह हैं इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे हम बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों ने उंगली करना शुरू की, तो उन्होंने देखा यार जो ज़्यादा परेशान करता है ना, दो चार लोग मिल करके उनको बोलते हैं थोड़ा सा इनकी मलाई दे दो, इनको ये शांत हो जाए। तो उसी तरह से क्या किया उन्होंने, चाहे इसको सुधार की दृष्टि से देखिए, चाहे विरोध की आवाज को दबाने की दृष्टि से देखिए, और अपने सहयोग की दृष्टि से देखिए, तो इस तरह के समूह को उन्होंने क्या किया, प्रतिनिधित्व दिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 1909 का सांप्रदायिक चुनाव का, यानी पृथक निर्वाचन मंडल का। तो 1909 में उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों को दिया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ईसाइयों और जो एंग्लो इंडियन को कब मिला था अधिकार, तो आगे जो है 1909 में सबसे पहले किसको दिया, मुस्लिमों को। कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, 1905 का बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन में वही चीज था, हिंदू मुस्लिम की उस पर राइट बेस था, तो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने की शुरुआत की, तो सबसे पहले पृथक निर्वाचन किसको देंगे, वो मुस्लिम को देंगे। तो यहाँ पर 1909 के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1909 के बाद आपका है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, मैंने वही पहले मैं बता चुका हूँ सुधार मतलब क्या होता है अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या राइट दिए, पृथक निर्वाचक मंडल का एक्सटेंशन किया, विस्तार किया। पहले सिर्फ मुस्लिम को दिया था, बाद में क्या किया उन्होंने, ईसाइयों, सिखों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियों को, सब इनको दिया। यहाँ भी पृथक निर्वाचक मंडल का एक्सटेंशन था। कई बार कंफ्यूज करके पूछते हैं कि मुस्लिम जो है कि मतलब इसका क्वेश्चन दिया कि सिखों को, ईसाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल का कब मिला, 1909, 1912, 1919, इस तरह से। तो यानी वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि 1909 में किसको मिला, 1919 में किसको मिला। तो याद रखिएगा 1905 बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन मतलब हिंदू मुस्लिम, यानी सबसे पहले मुस्लिम को दिया। देन उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट अधिनियम 1919 में आपको सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को मिला। भारतीय सचिव कैग को चुनेगा, ये अभी ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक देखा नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो की जो है जैसे लोग जो है लोक सेवा आयोग है, इसका गठन कब हुआ, तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। 1926 में ली आयोग की समिति के बेस पे, समिति कब से कब तक कार्य की, समिति की फाइनल रिपोर्ट कब है, तो 1926 में ली आयोग की रिपोर्ट है, उसके बेस पे। 1919 का एक इंपॉर्टेंट है द्विसदन और द्वैध वाला क्वेश्चन आता है, द्वैध शासन और द्विसदन। द्विसदन मतलब जैसे आज राज्यसभा लोकसभा है, तो केंद्र में प्रथम बार द्विसदनात्मक सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1919 में। यानी यहाँ पर था राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा। राज्य परिषद राज्यसभा की तरह, राज्य से स्टार्ट हो रहा है राज्य परिषद, केंद्र विधानसभा इसको लोकसभा का मानो। तो जो है राज्य परिषद में मेंबर है 60, निर्वाचन होगा 34 का, 36 का निर्वाचन है, 24 मनोनयन। इसी तरह यहाँ पर क्या है, केंद्रीय विधान परिषद 144 मेंबर है, 104, ये डाटा थोड़ा याद करिए, 104 का निर्वाचन, बाकी बचे हुए 40, 144 में बचे हुए 40 का मनोनयन। तो ये क्वेश्चन आता है कि द्विसदनात्मक की शुरुआत कब हुई, केंद्र में। प्रांत में पैरेलली, यानी केंद्र में लोकसभा राज्यसभा की तरह आप समझ लो द्विसदनात्मक चल रहा है केंद्र में, तो प्रांतों में उन्होंने द्वैध शासन शुरू कर दिया। मतलब द्वैध शासन मतलब वहां पे अपनी सरकार होगी, कुछ विषयों पर जो है प्रांतीय विषय हो गए जो है, और जो है जो आपका वहां पर प्रांतीय विषय और हस्तांतरित है, सॉरी आरक्षित, प्रांतीय मतलब स्थानीय और आरक्षित। आरक्षित विषय मतलब मेन जो पावरफुल सारी चीजें होंगी उनका जो है उनका पावर तो रहेगा केंद्र के हाथ में, लेकिन बाकी छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बोला तो अपना लोकल लेवल पर अपना निपटाओ। तो प्रांत में, केंद्र में द्विसदनात्मक है, बट प्रांत में क्या है, द्वैध शासन। ठीक है, यानी जो विषयों का बंटवारा वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन केवल प्रांत लेवल पर। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लियोनिस कार्टिस। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। वायसराय की परिषद में 6 मेंबर होते थे, अब उसमें 3 जरूरी हैं, चीफ इन कमांडर को छोड़ के, ये पॉइंट आ सकता है। 10 साल के बाद समीक्षा, ये अलग चीज आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आता भी है कि साइमन कमीशन पहले आया अपोज वाला, तो समीक्षा वाला कॉन्सेप्ट में था। केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग, इसको इस तरह क्वेश्चन बना के भी डाल सकते हैं कि हाँ किस ईयर में या किस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बजट अलग अलग किए गए। शिक्षा संपत्ति के कर के आधार पर वोट देने का अधिकार था, देखो 1919 वोट देने का अधिकार, शिक्षा संपत्ति कर। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव था, यानी कम उत्तरदायी शासन। कम उत्तरदायी क्यों, क्योंकि जो है मेन में जो है आरक्षित विषय केंद्र के हाथ में है, तो वो कम उत्तरदायी वाला ही हो गया। ठीक है, 1919 की चीजें होंगी। ठीक है, ज्यादातर आपने देखो क्वेश्चन का द्विसदनात्मक वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू होगी, प्रांत में द्वैध शासन कब आया, 1919। 1935 में जो अधिनियम है भारतीय सुधार अधिनियम, यहाँ पर आप देखें क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है हमारा भारतीय संविधान में काफी जो है ज्यादा आर्टिकल्स 1935 से लिया गया है, तो इसीलिए इसके बारे में 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी थे, भले एग्जाम में ना आए वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड है। 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 321 थे और आपका 10 अनुसूची थी।
अखिल भारतीय संघ, ये पूछा था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रस्ताव था वो किसके अधिनियम के तहत था? 1935 अधिनियम के तहत। भारतीय संघ जो आज संघ है वैसे ही भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है। केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा, केंद्र में द्वय शासन लगाया गया, प्रांत में क्या किया गया? समाप्त किया गया। प्रांत पहले क्या 1919 में क्या था? प्रांत में द्वय शासन था। अगला 1919 के बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या? 1935, तो जो प्रांत में था उसको हटाया, हमने बोला कि केंद्र में द्वय शासन, प्रांत में क्या है? उत्तरदायी शासन, यानी प्रांत में आप फ्री हो, अपना चुनाव को सारा काम करो, मेन सेंटर में ही हमारा द्वय शासन है। संघीय न्यायालय की स्थापना, जो है मैरिस वेयर थे, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 में, किस अधिनियम के तहत? 1935। बर्मा अलग हुआ किस अधिनियम के तहत? 1935। आरबीआई की स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत? 1935। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कहीं कहीं मैंने कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े छोटे मोटे बताए, आप उससे रिलेट करके अगर आप याद करो तो आपको ये जो है आसानी से याद हो जाएंगे। इसको एक बार या दो बार प्रैक्टिस करिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में या मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपसे क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।